हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो सीटेट की जो तैयारी हम लोग कर रहे थे, फर्स्ट पेपर का हमने काम भर के क्वेश्चन करवा दिया था और इसको चलिए हम लोग उसमें थोड़ा सा सेकंड पेपर को भी देख लेते हैं, जिससे आपका जो एसएसटी आता है, एसएसटी जो 60 नंबर का पूछता है, एसएसटी जो आपका पूछता है 60 नंबर के, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री जो ज्योग्राफी पॉलिटी सब मिक्स होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से पेपर 2 को, यानी कि पेपर 2 6 से 8 तक जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। और चलिए आज आज हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे। इतिहास से शुरू करेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। पहला पहला पॉइंट से देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन बने हैं, किस किस सन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक आपका है, देखिए, इतिहास जानने के स्रोत कब कहाँ और कैसे। यहाँ से शुरू होता है, हम लोग शुरू से अच्छे तरीके से सोल्व करते चलेंगे। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, सूची करें कि सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए और प्राप्त को कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए आपका दिया है सूची एक और सूची दो दिया है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलेंगे और एक्सप्लेन को समझते हुए चलेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें दिया है आपका ऑप्शन ए बी करके दिया है, तो ऑप्शन अगर देखिए तो आपका ए राइट हो जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन में देखिए, इंडिका जो है किसकी है, मेगस्थनीज की लिखी हुई है। और हर्षचरित जो है बाणभट्ट, पृथ्वीराज राजस्व, चंद्रबरदाई और राजतरंगिणी कल्हड़ का। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको यहाँ से अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पहले का तीसरा, यानी पहले का तीसरा पे हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग देखते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, देखिए कि पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। इसमें पूछा कौन सही है, तो आप अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो आपका सी राइट हो जाएगा। सी, केवल ए, यानी करे कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से देखते चलेंगे। देखिए सीटेट यानी कि ये जनवरी 2021 में पूछा था क्वेश्चन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बना था। उसमें कह रहे कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां प्राचीन औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। करे कि ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार पूरा स्थलों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से विकल्प ए सही है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए करे कि भारत का द्वितीय स्रोत का उदाहरण है तो भारत का संविधान। करे कि ऑप्शन ए करे, ऑप्शन भारत का संविधान। बी कह रहा है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग। और सी कह रहे कि सी ए बेली द्वारा लिखित इलिस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और डी कह रहे जेम्स मिल द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन अगर देखा जाए तीसरे का, तो सी आपका राइट हो जाएगा। तीसरे का सी हमारा राइट होगा। चलिए हम एक्सप्लेन को समझते चलेंगे। ठीक, ये रहा आपका एक्सप्लेन, आप देख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कह रहा है कि एक महापाषाण कब्र में दो कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। मतलब कि दो कंकाल मिले, उसमें महिला का कौन, उसमें अनुमान लगा कर आपको पहचानना है। तो अगर देखा जाए तो आपके सी राइट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल ए आपके सही होंगे। ठीक, यानी कि सी आपका ऑप्शन, देखिए ए 4 दिया है, बाकी ऑप्शन यहाँ शुरू हो गए, तो ऑप्शन आपके सी राइट है, केवल ए। चलिए हम लोग समझते यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया। कि एक महापाषाण काल कब्र में दो कंकालों का अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका
उनकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनकी श्रेणी मेखला या कुल्ला पुरुषों से ज्यादा चौड़ी होती है। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझ के साथ समस्याएं और अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक। और इसी प्रकार छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी राइट हो जाएगा, कल्हड़। चलिए समझते चलेंगे। कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी से कश्मीरी के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण दिया गया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक। तो इससे आपको अनुमान ये लग सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चन कैसे कैसे बने थे। ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा। ठीक। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो गया, पांचवा भी हो गया, अब छठा चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करा है, निम्नांकित में से कौन सा भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है? तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे आपकी अगर बेस्ट है तो प्राकृत। यूके टेट 2020 में पूछा था 6 से 8 तक। तो देखिए आप अगर जो एक बार तैयारी करेंगे तो आपका सब, यानी देखिए यूके टेट में पूछा था ये चीज। ठीक। तो इससे आपको अच्छे तरीके से अंदाजा भी लग जाएगा। कह रहे कि प्राकृत भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। प्राकृत भाषा का सबसे पहला प्रचलित मॉडल अशोक का शिलालेख है। प्राचीनतम भाषाओं का क्रम पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी व आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। अब ध्यान रखिएगा आप, क्वेश्चन आगे और भी पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नांकित धातुओं में कौन सा महास्य संस्कृति महास्म संस्कृति से संबंधित की गई है? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी राइट हो जाएगा। देखिए ये भी यूके टेट में पूछा, 2020 में क्वेश्चन आया है। कह रहे कि महास्म संस्कृति लोहे से संबंधित है। दक्षिण भारत की ग्रामीण संस्कृति के प्रारंभिक विकसित स्वरूप की जानकारी दक्षिण भारतीय महापाषाणिक यानी महापाषाण की संस्कृति की अवशेषों की प्राप्ति हुई है। यह संस्कृति एक विचित्र तरह के समाधान से जुड़ा हुआ है, जिसे शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, यानी कि शव यानी मतलब कि मरे हुए शरीर को। और इसकी इस विशेषता के कारण इसे कब्र के स्वरूप में नाम से जाना जाता, यानी नाम से पुकारा जाने लगा। जबकि इस संस्कृति के लोग कृषक सह पशुपालक होते थे, मतलब कृषि भी करते थे और पशु भी पालते थे, जानवरों को भी पालते थे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करा है। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, निम्नांकित में से कौन सा वैश्विक दर्शन का संस्थापक था? वैश्विक का, ये भी देखिए यूके टेट में पूछा है, तो जरूरी नहीं कि यूके टेट पूछा, सी टेट में आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा बी, आपका सबसे बेस्ट, आपका राइट हो जाएगा कणाद। कह रहे कि कणाद वैशेषिक दर्शन का संस्थापक था। ठीक। वैशेषिक दर्शन का शासक ये था।
और जेमिनी का संबंध है ज्योतिष और पूर्व मीमांसा से है, और गौतम का संबंध न्याय दर्शन से तथा व्यास का दर्शन वेद से है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। अब देखिए ये जो जीएस का पार्ट है, इस किसी भी एग्जाम में जहां से जीएस पूछेगा पूछ सकता है, ठीक। तो हमें प्रीवियस से पता चलता है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि निम्नलिखित में से किसने लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन आपके डी राइट हो जाएगा। ये देखिए सीटेट में पूछा था 2019 वाले में, मुजफ्फर आलम। अब यहाँ थोड़ा समझते चलेंगे। मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता, क्योंकि मुजफ्फर आलम अन्य लेखकों की पुस्तकों के आधार पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगर देखिए 10वां पूछा है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। मतलब अगर आपको प्राचीन इतिहास का पढ़ना हो, शुरू करना हो, तो सबसे कौन सा प्रयुक्त गलत होगा, इसको देखना है। तो अगर देखा जाए तो आपके सी राइट हो जाएगा। कह रहे हैं कि इसमें हस्तलिपियां, कह रहे कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ना प्रारंभ करना है तो हस्तलिपियां स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जातकों के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहे कि ऑप्शन ए कह रहे कि रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ये जैन धर्म से, देखिए आपको हेडिंग से ही आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग 11 के क्वेश्चन ऑप्शन आपके इधर होंगे। चलिए ऑप्शन अगर देखें तो इसके आपके डी राइट हो जाएगा। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ये देखिए 2019 में पूछा गया था। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे तो पूरा प्रीवियस ईयर भी हमारा कवर हो जाएगा और टॉपिक से भी उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जातकों के विषय में सही कथन है कि इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर देखे जाए तो इसमें सी आपके राइट हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, हम एक्सप्लेन को अच्छे से देखेंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और इसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनने वाले होंगे आपके सामने ही आएगा। ये देखिए 2019 में पूछा गया था। अब यहाँ बता रहे देखिए, आईने अकबरी के विषय में सत्य कथन है कि यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनने के चांस है कि अगर देखा जाए तो फारसी भाषा में इसको किसने लिखा था, अकबरनामा नामक यहाँ से मतलब लिया गया है। देखिए यहाँ से अंडरलाइन कर देना, यहाँ इंपोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे कि अकबरनामा 3 भागों में है, मतलब 3 भागों में है अकबरनामा। कह रहे जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। अब इससे पूछ सकता है कि अकबरनामा किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, तीसरे भाग को। इसकी रचना लगभग कह रहे कि हिजरी संवत, अब देखिए अब दिया है 1006 और यहाँ पे दिया है ईस्वी में 1597 से 98 ईस्वी में हुई। कह रहे इसमें अकबर कालीन हर एक सूबे, जिले और परगनों तक के आंकड़े दिए हुए हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इनमें कितने संगीतकारों के नाम है, तो 36। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगर देखिए 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो ऑप्शन हो जाएगा गुरु अंगद। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थोड़ा समझते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से। देखिए 2019 में पूछा था क्वेश्चन।
गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, यानी आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अंगद। इनका मूल नाम लहना था। ये भी पूछ सकते हैं इनका मूल नाम क्या था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया। फिर उन्होंने गुरुमुखी यानी गुरुमुखी पंजाबी लिपि का आरंभ किया तथा आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। और तत्पश्चात सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव, यानी पांचवें गुरु भी पूछ सकता है, जो 1663 से 1706 ईस्वी तक रहे। वह अपने से पहले के गुरुओं व अन्य संतों के विचारों को आदि ग्रंथ में संकलित किया। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखा जाए तो 14 करे कि द्वितीय स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीय स्रोत के उदाहरण कौन सा हमारा हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। फिर हमारे अतीत 1 कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी का इतिहास की पाठ्य पुस्तक। थोड़ा समझते हैं। जिन प्रमाणों के आधार पर अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उन्हें ही स्रोत कहते हैं। करें कि स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। और प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत प्रत्यक्ष अवशेष सामग्री आती है। उदाहरण के लिए स्मारक, सिक्के, यंत्र, आज्ञा पत्र, आदेश, जनगणना, फरमान, संविधान, संधियां, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण, रिकॉर्ड, न्यायालयों के निर्माण तथा व्यक्तिगत इतिहास आदि आते हैं। और द्वितीयक में आते हैं, सेकेंडरी में कौन आता है, ये स्रोत अंतर्गत आते हैं, जैसे कि पुस्तकें, जीवन चरित्र, इतिहास की पाठ्य पुस्तकें आदि। जैसे कक्षा 6 की एनसीईआरटी हमारे अतीत 1। उम्मीद होगी चीज आपको समझ में। तो देखिए प्राथमिक और द्वितीय में अगर से और भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 करें कि बीसीई का तात्पर्य क्या है, तो बिफोर कॉमन एरा। ठीक, देखिए ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके से क्वेश्चन बनता था। एनसीईआरटी के जो आप शुरुआत चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में ही आपको इस चीज मिलेगा। फिर बीसी का तात्पर्य है कि बिफोर कॉमन एरा। धातव्य है कि बीसी यानी हिंदी में ई और ईसवी पूर्व लिखा जाता है, का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। अंग्रेजी में एडी, हिंदी में ईसवी का तात्पर्य है कि एनो डामिनी, जो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। आपसे भी पूछ सकता है कि एनो डामिनी जो बना है 21 शब्दों से बना, तो लैटिन भाषा से। कह रहे कि अब यहाँ पे थोड़ा समझते, लैटिन शब्द से बना है और इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। तो कह रहे कि सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत के तिथियों के इस रूप का प्रयोग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है, देखिए कि भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो देखा जाए तो आपका सी राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। अब यहाँ बता रहा है कि भारत में आरंभिक मानव पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की प्राचीन गुफा। आपसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि भीमबेटका जो गुफा है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर कह रहे कि एक कौन सा सबसे प्राचीन गुफा भी पूछ सकता है, तो भीमबेटका है। और यहाँ से पूछे इस नगरी की सामग्री प्राप्त हुई जो मध्य पाषाण काल। ठीक, यहाँ टाइम दिया, टाइम को आप देख सकते हैं, संबंधित है। और इन गुफाओं में शिकार, जानवरों, सामूहिक क्रियाकलापों के विविध चित्र मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने के चांस है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन ए और कथन बी को मतलब दिया गया इसको मिलाना है। ठीक, कह रहे कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसे काल विधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे इसमें देखा जाए तो आपके ऑप्शन अगर देखा जाए तो ए गलत है और किंतु बी सही है। तो ऑप्शन आपके कथन और कारण वाला दिया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए थोड़ा समझते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए एक्सप्लेन दिया है, थोड़ा समझते चलेंगे। उपर्युक्त कथन करे कि ए कथन गलत है किंतु बी सही, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा था, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा की जाती थी। कह रहे इस काल का विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं और कह रहे अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों को की विशेषताएं तय करते हैं। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में होगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा 2 क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखा जाए तो ये आपके राइट हो जाएगा। एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहे कि जनजातीय लोगों के इतिहास के निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे और न ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे तथा अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये परंपराएं और रीति रिवाज हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करा है। 19 देखिए करा है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां देश पर लिखी गई थी। तो देखा जाए तो ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़पत्र के बाद भोजपत्र, ताम्रपत्र और सुवर्ण पत्र आदि का प्रयोग भी होने लगा। पांडुलिपि उन दस्तावेजों को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। इसे हस्त लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2018 में पूछा गया था सीटेट सेकेंड पेपर में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, उसके बाद अगले टर्म हम लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, स्थानीय समाचार पत्र में मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो देखा जाए तो आपके बी आपके राइट हो जाएगा, द्वितीय। और थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए 18 में पूछा था क्वेश्चन, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी प्राप्त संग्रहण द्वितीय प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो पहली बार अन्वेषकों तथा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। ये आंकड़े मौलिक रूप में होते हैं, जैसे जनसंख्या, उत्पादन की मात्रा आदि। द्वितीयक आंकड़े दूसरे द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जैसे स्थानीय समाचार पत्रों के मौसम की जानकारी संग्रहण करना। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन बचेगा उसको हम लोग अगले भाग में करेंगे। ठीक, तो उम्मीद होगी कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और रिस्पॉन्स आप लोग देंगे तो इसका हम लोग अच्छे तरीके से जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा टॉपिक वाइज हम लोग करा देंगे। ठीक, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि सेशन कैसा लगा और ये सेकंड पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कम टाइम में हम लोग ज्यादा रिवीजन कर लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए इसमें पूरा प्रीवियस पेपर पूरा अच्छे तरीके से दे दिया, आप इसको आराम से कर सकते हैं टॉपिक वाइज। तो उम्मीद होगी चीज आपको समझ में आया होगा
और कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम लोग आगे और भी बढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, तो हम कंप्लीट करते चले जाएंगे। ठीक, क्योंकि देखिए सीटेट के साथ साथ आपको सुपर टेट भी आने वाला है, तो यहाँ से आपका जीएस का पोर्शन अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।